4 साल बाद जब बेटा जज बनकर अपने शहर लौटा, तो स्टेशन पर एक भिखारिन को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी जन्म देने वाली मां थी, जिसे उसके सगे बड़े भाई ने जायदाद के लिए मृत घोषित कर दिया था। पूस की कड़कड़ाती ठंड थी और रात का अंधेरा चीरते हुए एक तेज रफ्तार ट्रेन अपने गंतव्य की ओर भागी जा रही थी। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा सूर्यकांत खिड़की के बाहर शून्य में घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो 4 साल की कठोर तपस्या के बाद मिलती है। आज वह सिर्फ सूर्यकांत नहीं था, बल्कि पूरे जिले का नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश बनकर अपने पुश्तैनी शहर लौट रहा था। 4 साल पहले जब वह अपने शहर से निकला था, तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी विधवा मां को वो सारे सुख देना जिनसे वह जीवन भर वंचित रही थी। पिता के निधन के बाद मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और अपने गहने गिरवी रखकर सूर्यकांत की पढ़ाई का खर्च उठाया था। उसने मां से वादा किया था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा और उनकी सारी तकलीफें खत्म कर देगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और तभी डिब्बे का दरवाजा खुला। एक बेहद कमजोर हड्डियों का ढांचा बन चुकी वृद्धा लाठी के सहारे डिब्बे में दाखिल हुई। उसने एक फटी हुई और मैली सूती साड़ी पहनी हुई थी, जो उस भयानक ठंड को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी और एड़ियां फटकर खून से लाल हो चुकी थीं। वह कांपते हुए हाथों से एक जंग लगा एल्यूमिनियम का कटोरा आगे बढ़ा रही थी। बाबूजी, 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। भगवान के नाम पर एक रोटी के पैसे दे दो। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करेगा। उसकी आवाज इतनी क्षीण और दर्द भरी थी कि किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा फट जाए। सूर्यकांत अपनी सोच में डूबा था। उसने बिना देखे अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और उस वृद्धा के कटोरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही नोट कटोरे में गिरा, वह वृद्धा खांसते खांसते संतुलन खो बैठी और सीधे सूर्यकांत के पैरों के पास गिर पड़ी। सूर्यकांत घबरा कर उठा और तुरंत उस वृद्धा को संभालने के लिए नीचे झुका। अम्मा, संभल कर, कहीं चोट तो नहीं लगी? सूर्यकांत ने जैसे ही उस वृद्धा के चेहरे से उलझे हुए सफेद बाल हटाए, उसके पूरे शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और सांसें हलक में अटक गईं। उस वृद्धा की दाईं आंख के पास जलने का एक पुराना निशान था। यह निशान सूर्यकांत दुनिया की भीड़ में भी पहचान सकता था, क्योंकि बचपन में सूर्यकांत के लिए रोटियां सेंकते हुए ही तवे से मां का चेहरा जल गया था। सूर्यकांत की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मां, सूर्यकांत के गले से निकली वह चीख इतनी हृदय विदारक थी कि पूरा डिब्बा सन्न रह गया। वृद्धा ने अपने धुंधले और मोतियाबिंद से ग्रस्त नेत्रों से उस नौजवान को देखा। उसकी कांपती हुई उंगलियों ने सूर्यकांत के चेहरे को छुआ। मेरा सूर्य, मेरा छोटा बेटा सूर्य। सूर्यकांत फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी जन्म देने वाली मां के पैरों में गिर पड़ा और उन फटे हुए पैरों को अपने सीने से लगा लिया। ये क्या हाल बना लिया है मां? तुम यहां इस हालत में? मेरा बड़ा भाई कहाँ है? मेरी भाभी कहाँ है? सूर्यकांत का हर एक सवाल उसके सीने को छलनी कर रहा था। और मां? भैया ने तो मुझे 2 साल पहले बताया था कि हैजे की बीमारी से तुम्हारा तुम्हारा स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर तुम्हारी अस्थियों का कलश भी दिखाया था मां। यह सुनकर कौशल्या देवी के सूखे नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से सूर्यकांत का माथा चूमा और एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने सूर्यकांत की रूह को कंपा कर रख दिया। बेटा, तेरे इस शहर से जाते ही तेरे बड़े भाई प्रकाश और उसकी पत्नी रागिनी ने अपने असली रंग दिखा दिए। कौशल्या देवी सिसकते हुए बोली। वे मुझे दिन रात ताने मारते, घर का सारा काम करवाते और 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए भी तरसाते थे। जब तूने दिल्ली से फोन किया, तो वे मुझे कमरे में बंद कर देते थे और कहते थे कि मां सो रही है। सूर्यकांत का शरीर क्रोध से कांपने लगा था। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं उठ नहीं पा रही थी। उस रात प्रकाश और रागिनी ने मुझे आधी रात को गाड़ी में डाला और इस सुनसान रेलवे स्टेशन पर फेंक गए। कौशल्या देवी ने अपने फटे हुए पल्लू से आंसू पोंछे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वापस घर आने की कोशिश की, तो वे दिल्ली जाकर तेरी हत्या करवा देंगे।
तेरी जिंदगी बचाने के लिए मैं पिछले 4 सालों से इसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रही हूँ, लोगों का झूठा खाना खाकर जी रही हूँ। सूर्यकांत के कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा था। और वो अस्थियों का कलश माँ, वो झूठ क्यों बोला उन्होंने? जायदाद के लिए मेरे लाल, कौशल्या देवी ने सुबकते हुए कहा। तेरे पिता ने मरने से पहले शहर के बीचों बीच वाली करोड़ों की पुश्तैनी हवेली और सारी जमीन हम दोनों भाइयों के नाम की थी। प्रकाश चाहता था कि वो सब कुछ बेचकर विदेश चला जाए, लेकिन तेरे हस्ताक्षर के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए उसने मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, ताकि वह अदालत में साबित कर सके कि मेरे मरने के बाद वह अकेला ही उस संपत्ति का वारिस है और तू लापता है। यह सुनते ही सूर्यकांत के भीतर का एक एक कतरा ज्वालामुखी बनकर उबलने लगा। जिस माँ ने अपना पेट काटकर उन दोनों भाइयों को पाला था, आज वही माँ एक एक निवाले के लिए तरस रही थी और उसका अपना सगा भाई खून के रिश्ते को पैसों के लिए नीलाम कर चुका था। सूर्यकांत ने अपनी मां को सहारा देकर उठाया और अपनी सीट पर बैठाया। उसने अपना गर्म कोट उतारकर मां को उड़ाया। तू यहां आराम कर मां, आज से तेरा वनवास खत्म हुआ। अब इस कलयुग के दानवों को उनकी असली जगह दिखाने का समय आ गया है। सूर्यकांत की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि न्याय की वो कठोर ज्वाला धधक रही थी, जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को एक कॉल लगाया। अगली सुबह का सूरज शहर के लिए एक आम सूरज था, लेकिन प्रकाश और रागिनी के लिए यह उनके पतन का सवेरा था। पुश्तैनी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज प्रकाश उस करोड़ों की हवेली को शहर के सबसे बड़े बिल्डर को बेचने का सौदा पक्का कर रहा था। दालान में शराब की महफिल सजी थी, महंगे पकवान परोसे जा रहे थे। रागिनी सोने के भारी आभूषणों से लदी हुई मेहमानों के बीच अपनी रईसी का घमंड दिखा रही थी। अरे सेठ जी, बस आज ये कागजात साइन हो जाएं, फिर हम तो हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। इस धूल भरे शहर में रखा ही क्या है? प्रकाश एक हाथ में शराब का गिलास लिए ठहाका लगा रहा था। तभी हवेली के बाहर एक साथ कई पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। हवेली के मुख्य द्वार को जोर से धक्का देकर खोला गया और दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए। मेहमानों के चेहरों का रंग उड़ गया। प्रकाश घबराकर आगे बढ़ा। उसका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? जानते नहीं मैं कौन हूं? इस शहर का सबसे रईस आदमी हूं मैं। मेरी पहुंच ऊपर तक है, 1 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। इंस्पेक्टर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ प्रकाश को देखा। वर्दी मेरी उतरेगी या तुम्हारी चमड़ी, यह तो अब अदालत तय करेगी प्रकाश बाबू। क्योंकि आज तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर कोई और नहीं, बल्कि खुद इस जिले के नए न्यायाधीश महोदय आए हैं। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही बाहर एक शानदार लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से काले कोट और सफेद टाई में सूर्यकांत बाहर निकला। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और कठोर था कि वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। प्रकाश और रागिनी के तो जैसे प्राण ही पखेरु हो गए। सूरी, तू? प्रकाश के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। रागिनी का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। सूर्यकांत धीमी लेकिन बेहद खौफनाक चाल से चलकर प्रकाश के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ भैया, मैं आपका वो मूर्ख भाई जिसे आपने यह कहकर धोखा दिया कि हमारी मां मर चुकी है। प्रकाश हकलाने लगा। सूरी, मेरे भाई, तू आ गया। देख, मैंने यह सब तेरे ही भले के लिए किया था। यह घर बेचकर मैं आधा पैसा तेरे ही खाते में डालने वाला था। तू ऐसा कर, अभी के अभी 50 करोड़ ले ले, लेकिन पुलिस को वापस भेज दे। सूर्यकांत ने एक ऐसी भयानक नजर से प्रकाश को देखा कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई। 50 करोड़? तू अपनी औकात की बात कर रहा है प्रकाश? तभी सूर्यकांत ने पीछे मुड़कर इशारा किया। एक महिला पुलिसकर्मी सहारा देकर कौशल्या देवी को हवेली के अंदर लाई। मां को जिंदा देखकर रागिनी की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सूर्यकांत की आवाज किसी गर्जना की तरह हवेली में गूंज उठी। इंस्पेक्टर, इस आदमी और इसकी पत्नी को गिरफ्तार करो। सूर्यकांत ने एक एक जुर्म गिनाना शुरू किया।
इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, धारा 420 के तहत करोड़ों की संपत्ति हड़पने की धोखाधड़ी और सबसे गंभीर धारा 307 के तहत एक असहाय और बीमार वृद्धा को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ने यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करो। यह सुनते ही प्रकाश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हत्या का प्रयास, इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी। और याद रहे इंस्पेक्टर, यह कोई आम मामला नहीं है, यह जिले के मुख्य न्यायाधीश की मां का मामला है। इनकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर प्रकाश और रागिनी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। वो दोनों चीखने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। प्रकाश दौड़कर सूर्यकांत के पैरों में गिर पड़ा। सूर्य, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे जेल मत भेज, वहां चक्की पीसते पीसते मैं मर जाऊंगा। रागिनी भी रोते हुए कौशल्या देवी के पैरों पर सिर पटकने लगी। मां जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके पैरों की धूल हैं, अपने इस कलयुगी बेटे को बचा लीजिए। कौशल्या देवी ने पीछे हटते हुए अपने पैरों को उनके अशुद्ध हाथों से बचा लिया। उनके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कठोरता आ चुकी थी। तुम्हारी मां तो उसी दिन उस रेलवे स्टेशन की ठंड में मर चुकी थी। आज तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे पापों का काल खड़ा है। सूर्यकांत ने प्रकाश को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए हवेली से बाहर की तरफ धकेला। सड़क का दर्द क्या होता है, 4 साल तक एक एक रोटी के लिए मोहताज होना क्या होता है, यह तुमने मेरी मां को सिखाया था। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी उस काल कोठरी के अंधेरे में इसी दर्द को महसूस करते हुए बीतेगी। पुलिस उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ ले जा रही थी। पूरा मोहल्ला उनके इस पतन को देखकर तालियां बजा रहा था। उनका सारा घमंड, सारा रुतबा उसी हवेली की चौखट पर चकनाचूर हो चुका था। सूर्यकांत ने अपनी कांपती हुई मां को अपने मजबूत हाथों से उठाया और सम्मान के साथ उस भव्य हवेली के अंदर ले गया। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में दफन हो जाते हैं। भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।